Good morning, all of you, and welcome to our 9th class video lecture. We will continue our chapter number 3, Constitutional Design. Constitutional Design के बारे में हम कल पढ़ रहे थे कि Constitution क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे इंडिया का Constitution कैसे बना, तो उसके लिए एक असेंबली बनी थी. वो कैसी बनी थी? The Constitution Assembly. Who then were the makers of the Indian Constitution? कौन बन थे जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था? You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the constitution. यहाँ पर आप काफी विस्तार से पढ़ेंगे, एक स्केच बनेगा कि किन लोगों ने, कौन कौन से लीडर्स ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था. एक्टिविटी है, एक्टिविटी को देखिए. फाइंड आउट मोर अबाउट एनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम योर स्टेट और रीजन हु इज नॉट मेंशन हियर. कलेक्ट अ फोटोग्राफ और मेक अ स्केच ऑफ दैट लीडर. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिम और हर following the same style as used here. Name year of birth, year of death, place of birth by current political boundaries. Brief description of political activities, role played after the Constitution Assembly. यहाँ पर जैसे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसमें जैसे पिक्चर्स बना रखी हैं, उनकी तरह से आपको उनके पिक्चर कलेक्ट करनी है या स्केच बनाना है और उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका ईयर ऑफ डेथ, उनका बर्थ प्लेस, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन कि कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटी की थी इन्होंने, ऐसा कुछ आपको बनाना है. तो आपको लिए एक नॉलेजेबल एक्टिविटी है. द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, ड्राफ्ट किया था, उनकी जो ग्रुप है उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946. 1946 में इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर्स को चुनने के लिए. इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946. इसकी फर्स्ट मीटिंग 1946 में दिसंबर में हुई थी. Soon after the country was divided into India and Pakistan. उसके बाद में जस्ट आपने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया था. The Constitution Assembly was also divided into the Constitution Assembly of India and that of Pakistan. और इसी कारण से Constituent Assembly भी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो इंडिया की, एक पाकिस्तान की. The Constitution Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. Constitution Assembly ने लिखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 299 मेंबर्स होंगे. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. Constitution Assembly ने संविधान को स्वीकार कर लिया था 26 नवंबर 1949. ये डेट याद रखनी है हमेशा, जो आपके क्लास के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और ये जीके के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हमने अडॉप्ट किया था. बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. लेकिन ये हम जो इफेक्ट हुआ था, इसका मतलब ये हमारे लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और इसीलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं. ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को याद नहीं रहता कि हम 26 जनवरी क्यों बनाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है. टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हें भी ये पता नहीं होता, तो हमें ये ध्यान रखना है. स्टूडेंट्स, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द Constitution made by this assembly more than 50 years ago? अब ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम इसे क्यों स्वीकार करें, क्योंकि ये बहुत पहले बना हुआ है, 50 years ago बना हुआ है पहले.
50 साल पहले, लेकिन फिर भी अभी होता है हम इसको फॉलो कर रहे हैं। कुछ इसमें ऐसी बातें होंगी जिससे हम इसको फॉलो कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबोव, हमने पहले भी एक रीजन पढ़ा है पहले से। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर अलोन, कॉन्स्टिट्यूशन केवल उनके मेंबर्स के विचारों को ही बताता नहीं है। इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड सेंसस ऑफ इट्स टाइम, ये उस समय के बहुत बड़े बड़े विचारों को भी बताता है। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को दोबारा बनाया है क्योंकि उसके बेसिक रूल को उनके लोगों ने स्वीकार नहीं किया है, माना नहीं है, जैसे कि सोशल ग्रुप्स है या पॉलिटिकल पार्टीज है। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर, और कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पेपर पे लिखी हुई बातें ही है, उन्हें कोई फॉलो नहीं करता। नो वन एक्चुअली फॉलो इट, कोई भी इसे फॉलो नहीं करता। द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अनुभव है वो एकदम अलग है। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ सेंचुरी से कुछ ग्रुप्स ने इस पे क्वेश्चन पुटअप किया है कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने पर। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, लेकिन किसी भी बड़ी पार्टी ने या किसी भी ग्रुप ने इसकी जो इम्पोर्टेंस है उस पर क्वेश्चन पुटअप नहीं किया है। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि ऐसा किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं हुआ है, उनको दोबारा लिखना पड़ा है, चेंज करना पड़ा है। The second reason for accepting the constitution is that the Constitution Assembly represented the people of India. Second reason ये है इसको स्वीकार करने का कि Constitution Assembly इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। There was no universal adult franchise at that time, लेकिन उस समय universal adult franchise नहीं था, so the Constitution Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. इसलिए Constitution Assembly को डायरेक्टली चुना नहीं गया था लोगों के द्वारा। इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन अबोव, ये उस समय के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स के द्वारा चुने गए थे। दिस इंश्योर अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री, और ये हमारे जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अलग अलग स्टेट्स हैं, उनके मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर चुने गए हैं। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें कांग्रेस के लीडर्स ज़्यादा थे, इंडियन कांग्रेस के लीडर, जो कांग्रेस पार्टी उस समय हमारी आज़ादी की लड़ाई को लड़ रही थी। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स थे और उनके ओपिनियंस थे अलग अलग। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, असेंबली में बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो कि कांग्रेस के बातों से एग्री नहीं थे। इन सोशल टर्म टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। सामाजिक रूप से भी हम देखें तो उस असेंबली में अलग अलग लोग थे, अलग अलग भाषा के लोग थे, कास्ट जाति के लोग, कलर के लोग, धर्म के लोग और व्यवसाय के लोग। Even if the Constitution Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज के थ्रू भी असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को चुनते तो भी ये कंपोजिशन डिफरेंट नहीं होता, लगभग एक जैसा ही होता। फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटिविटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आखिरी में हम ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्क हुआ है जिस मैनर से, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है। द
Constitutional Assembly work in a systematic, open and consensual manner. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने काम किया है सिस्टमेटिक तरीके से, खुले तरीके से और एक सबको संभालते हुए काम किया है। फर्स्ट, सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्री अपॉन। सब ने पहले एक प्रिंसिपल बनाया यानी एक मेन रूल्स बनाए, बेसिक रूल्स, और उन पे सब एग्री थे। देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर डिस्कशन। उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसपे सबने डिस्कस किया। Several rounds of thorough discussion took place on the draft constitution. बहुत सारे राउंड्स लिए गए, यानी बहुत बार इस पे डिस्कस किया गया और इसको ड्राफ्टिंग किया गया, क्लॉज बाय क्लॉज, क्लॉज बाय क्लॉज। अब देखेंगे आप क्लॉज क्या होता है। ये क्लॉज लिखा हुआ है, क्लॉज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसको एक सेपरेट हम वर्ड मीनिंग के थ्रू समझाते हैं, इसी तरह से क्लॉज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके जैसे मेन बातें की गई हैं कि डिसिप्लिन में रहना है तो कैसे रहना है, तो उसके पॉइंट्स बनाते हैं हम। ऐसे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे क्लॉज होते हैं लॉज के अंदर। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड। इसमें बहुत अधिकतर इन्होंने 2000 अमेंडमेंट किए। द मेंबर्स डिलिब्रेट फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। मेंबर्स ने 140 डेज और 3 साल इस पे लगाए। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी लोगों ने इस पे बहस की थी, डिस्कस किया था, वो सब रिकॉर्डेड किया गया है और उसको प्रिजर्व किया गया है ताकि कोई इस पे क्वेश्चनिंग नहीं कर सके। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट कहते हैं। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। अगर उसको प्रिंट किया जाए तो एक 12 बल्कि वॉल्यूम की किताब जैसे बन जाएगी, बड़ी बड़ी किताबें। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस डिबेट ने इसके अंदर एक रेशो बनाया है सबके अंदर प्रोविजंस के ऊपर बात करने के लिए। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीजें हम यूज कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब को बताने के लिए। अपनी प्रोग्रेस को चेक करिए और इधर कुछ ऐसे दे रखा है कि रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव इन द साइड कॉलम हियर। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस इंफॉर्मेशन, जस्ट गिव एग्जांपल फ्रॉम दिस टू सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसे समझिए और उसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा उसे समझना है। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु वर नॉट विद द कांग्रेस। कि बहुत सारे मेंबर्स थे जो कांग्रेस के अंदर एक सहमत नहीं थे। असेंबली प्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप। असेंबली के अंदर डिफरेंट मेंबर्स आए थे सोशल ग्रुप से। मेंबर्स ऑफ असेंबली बिलीव इन डिफरेंट आइडियोलॉजी। मेंबर्स ऑफ असेंबली अलग अलग बातों पर विश्वास करती थी। तो ये कुछ एक्सरसाइज है। आप इसके क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हर चीज को कि क्यों मेंबर्स अलग डिफरेंट थे, क्यों मेंबर्स एग्री नहीं थे। क्योंकि सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम क्लास में भी बातचीत करते हैं तो बच्चे सहमत नहीं होते हैं एक ही बात पर। सबका अलग अलग आइडियाज होता है, व्यूज होता है बात करने का। तो यहाँ पर भी सेम है, डिबेट करते हैं सभी लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइडिंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी मेन बातें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के को गाइड करती हैं, यानी उसे एलोबरेट करती हैं कि किस डायरेक्शन में जाएगा। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इस बुक में हम अलग अलग प्रोविजंस पे बात करेंगे जो सब डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। एट दिस स्टेज लेट अस begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about। और इसी के अंदर हम स्टडी करेंगे कि ओवरऑल फिलोसफी क्या है, यानी मेन बात क्या है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है और आज तक टिका हुआ है। वी कैन डू दिस इन 2 ways। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम।
We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution. हम समझ सकते हैं इसको पढ़ करके कि व्यूज को कि किस तरह से लीडर्स किस तरह से हमारे कुछ लीडर्स के विचार थे इसके बारे में. But it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. और ये बराबर होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमसे, इसकी मेन बात क्या है, फिलॉसफी क्या है. दिस इज व्हाट द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज. ये है कि प्रेम्बल क्या कहता है आपको. लेट्स सी सम क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन मैं कल बता चुका हूँ. व्हाट वाज द कंस्टिट्यूएंट असेंबली. आपने देखा है अभी जस्ट हमने पढ़ा इसको कि ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट को बनाना. कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा. तो ये सब मिलकर के क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हेन वाज इट पास्ड. अभी पढ़ा था, मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जैसा हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 में ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हो चुका था. व्हेन वाज इट एनफोर्स्ड. इसे फोर्स यानी लागू कब किया गया था. कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. 1950 में इसे 26 जनवरी को लागू किया गया था. Why was this date chosen? इस डेट को क्यों चूज किया गया था. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें ध्यान रखना है और लोग पूछते भी हैं कई बार अपने जनरल. In December 1929, the Congress in the Lahore session had decided to fight for Purna Swaraj or complete independence, and 26th January 1930 was celebrated as the Independence Day since then. दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया था कि उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और 26 जनवरी 1930 को इस इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था. दैट इज व्हाई आवर लीडर डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी 1950 एज द डे टू एनफोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इस वजह से हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा. नेम एनी टू प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ये कुछ दो लीडर्स के नाम बताने, जैसे इसमें हमने बताया है राजेंद्र प्रसाद एंड बलदेव सिंह. अनदर क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हेन वर इट्स इलेक्शन हेल्ड. तो हमने पढ़ा है जुलाई 1946. हु वाज इट्स प्रेसिडेंट. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Who was appointed the chairman of drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar. When was constitution passed by the Constitution Assembly? 26 November 1946. नेक्स्ट प्रियम्बल है जो अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे. प्रियम्बल फिर भी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन द आइडियल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल एक तरह से इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम कुछ आइडियाज और बेसिक प्रिंसिपल्स को शो करते हैं. जैसा कि हम कह सकते हैं कि पिक्चर जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले ट्रेलर आता है, उससे हमें शॉर्टली हमें समझ में आया था कि क्या क्या चीज होगी इसमें. तो उसी तरह से प्रियम्बल भी एक तरह से ट्रेलर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा गया. देखिए इसमें भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. हमने पहले पढ़ा था लिविंग डॉक्यूमेंट है. क्यों है इसके लिए देखिए रीजन बता रखा है. इट इज नॉट अ मेयर डॉक्यूमेंट. ये सिर्फ एक नाम मात्र के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है. इट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड इन्वॉल्विंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ द फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन. ये कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, उसमें जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और लोगों की इच्छाओं के हिसाब से इसमें काफी सारे बदलाव भी हो रहे हैं. इट कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी. इसमें हम सुधार कर सकते हैं लोगों की जरूरत के हिसाब से या समाज के हिसाब से. नेक्स्ट है व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ रिपब्लिक. इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहते हैं. इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड इट इज नॉट अ हेरिटरी पोजिशन. इंडिया को रिपब्लिक इसलिए कहते हैं कि उसका जो हेड है प्रेसिडेंट वो इलेक्शंस के थ्रू चुना जाता है, जबकि वो जैसे राजा का बेटा राजा बनता है वैसे नहीं बनता है. ये कुछ स्केचेस हैं जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बता रखा है इंट्रोडक्शन, उन्होंने क्या क्या किया था.
जयपाल सिंह जी के नाम पे बता रखा है कि इन्होंने क्या क्या किया था। ये झारखंड के थे। जी दुर्गाबाई देशमुख, ये भी एक मेंबर थे। So students, I am going to wind up my video. I hope you all are like my videos and doing your notes impressively and effectively. And try to write down your answers in a point wise. Don't write in a paragraph. पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट में लिखना है। और फ्लो चार्ट्स का यूज़ करिए, बनाइए, अपना दिमाग चलाइए ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो सके। तो हमें मोस्टली वर्क करना है अपने आंसर के लिखने के पैटर्न पे ताकि आप अच्छा लिख सकें। एंड आल्सो रिमेंबर, सेम बातें मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने हेल्थ का भी केयर करिए। हमें रेगुलर योगा करना है क्योंकि हम मोबाइल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, बार बार हम उसको वॉच कर रहे हैं। इससे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। आपने पढ़ा है, पहले भी हमने एक डिबेट भी किया था स्कूल के अंदर। तो इन नेगेटिव पॉइंट्स को भी समझना है, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करना है और आपके हेल्थ का भी केयर करना है, पढ़ाई भी करनी है ताकि आपका एजुकेशन नहीं स्टॉप हो सके। सो आई एम गोइंग टू एंड माय वीडियो। God bless you and bye. And once again, take care of your health, use sanitization, and don't go outside without any reason. Follow the social distance.